आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखक ये समझाने की कोशिश करता है कि अमेरिका में युवा पुरुषों, खासकर श्वेत युवाओं के दक्षिण पंथ की ओर झुकने और उनके भीतर बढ़ती निराशा व कट्टरता को सिर्फ सोशल मीडिया, इंटरनेट एल्गोरिदम, लैंगिक तनाव या ट्रंप जैसे नेताओं से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका एक सीधा और ज्यादा सरल कारण भी है: रोजगार और अवसरों का अनुभव। लेख का तर्क है, पिछले एक दशक में वोक राजनीति, विविधता समावेशन, नीतियों और नस्ली न्याय के नाम पर कई प्रभावशाली संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय, मीडिया, सांस्कृतिक उद्योग, कॉरपोरेट और प्रोफेशनल सेक्टर में युवा श्वेत पुरुषों को भर्ती, पदोन्नति और अवसरों में व्यवस्थित रूप से पीछे धकेला गया। लेखक जैकब सेविल्स के शोध का हवाला देते हुए बताता है, ये असर सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं था, बल्कि बेहद ठोस और भौतिक था। नौकरियां, इंटर्नशिप, टेन्योर ट्रैक पद, मेडिकल स्कूल, हॉलीवुड और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में युवा श्वेत पुरुषों की हिस्सेदारी तेजी से घटी, जबकि सत्ता में बैठे उम्रदराज श्वेत पुरुष ज्यादातर सुरक्षित रहे। नतीजा ये हुआ कि एक पूरी पीढ़ी को ये महसूस हुआ कि उनके सामने दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और इसी अनुभव ने व्यवस्था के प्रति गहरी नाराजगी, निराशा और ब्लैक पिल सोच को जन्म दिया। लेख कहता है, जब किसी समूह को लगातार ये लगे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो नैतिक उपदेशों या आशावादी भाषणों से नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे कट्टर राजनीति की ओर झुकता है, जिसमें आवर्जन विरोध, उग्र राष्ट्रवाद और चरमपंथी विचार आकर्षक लगने लगते हैं। लेखक मानता है कि अतीत में भेदभाव दूसरी दिशा में जा रहा है, लेकिन वो सवाल उठाता है कि क्या आज के युवा किसी पुराने अन्याय की सामूहिक सजा के हकदार हैं? अंत में लेख ये साफ संदेश देता है कि युवा श्वेत पुरुषों की राजनीतिक निराशा का इलाज सिर्फ आत्मिक उपदेशों या जीवन शैली की सलाह में नहीं है, बल्कि एक बुनियादी उदार समाधान में है: उन्हें भी निष्पक्षता और समान अवसर देना। लेखक के मुताबिक अगर व्यवस्था सचमुच भेदभाव छेड़ दे, तो यही युवा कट्टरता के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी महसूस कर सकते हैं। लेट्स माई आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बीबीसी पर मुकदमा करने की कोशिश को सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि मीडिया को डराने और आलोचना को चुप कराने की सोची समझी राजनीति बताया गया है। लेख कहता है, ऐसे समय में जब ब्रिटेन सरकार बीबीसी के भविष्य और फंडिंग पर गंभीर विचार कर रही है, ट्रंप का ये कदम जानबूझकर दबाव बनाने वाला है। गार्जियन मानता है कि बीबीसी से 6 जनवरी के भाषण की एडिटिंग में गंभीर गलती हुई थी और संस्था ने इसके लिए माफी भी मांगी। लेकिन इसके बावजूद ये कहना इससे ट्रंप की प्रतिष्ठा को 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ या ये अमेरिकी लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश थी, पूरी तरह बेबुनियाद है। लेख साफ करता है, ट्रंप पहले भी न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे मीडिया संस्थानों पर मुकदमे कर चुके हैं, और उनका असली मकसद मुआवजा नहीं, बल्कि डर का माहौल बनाना है, ताकि मीडिया खुद ही सेंसरशिप करने लगे। गार्जियन के मुताबिक ट्रंप पीड़ित बनने की भूमिका निभाकर अपने समर्थकों को भड़काते हैं और सार्वजनिक बहस की सीमाएं संकुचित करना चाहते हैं। संपादकीय जोर देता है, बीबीसी जैसी स्वतंत्र संस्था को इस दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी इसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला समझते हुए खुलकर समर्थन देना चाहिए। लेख का निष्कर्ष है कि लोकतंत्र के लिए खतरा बीबीसी नहीं, बल्कि वो राजनीति है जो पत्रकारिता को डर और मुकदमों के जरिए चुप कराना चाहती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में हॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार रॉब राइनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर राइनर की हत्या के मामले को एक बेहद दुखद पारिवारिक त्रासदी के तौर पर रखा गया है, न कि सिर्फ एक सनसनीखेज अपराध की तरह। लेख बताता है कि लॉस एंजलिस स्थित उनके घर में दोनों के शव मिलने के बाद पुलिस ने उनके बेटे 22 वर्षीय निक राइनर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों की मौत
चाकू से किए गए हमलों के कारण हुई और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हत्या के पीछे की मंशा अभी साफ नहीं है। अल जजीरा ये भी स्पष्ट करता है, निक राइनर लंबे समय से नशे की लत से जूझते रहे हैं। इसकी जानकारी खुद रॉब राइनर पहले सार्वजनिक रूप से दे चुके थे। लेख इस बात पर जोर देता है, ये कोई अचानक उभरी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार की पीड़ा है जिसमें बेटे की लत, बार बार पुनर्वास केंद्रों में जाना और बेघर होने तक की नौबत आना शामिल रहा है। इसी अनुभव से प्रेरित होकर पिता पुत्र ने फिल्म बीइंग चार्ली बनाई थी, जो उनके रिश्ते और संघर्ष को समझने की कोशिश थी। लेख रॉब राइनर के सिनेमा में योगदान को याद करते हुए बताता है, वो न सिर्फ व्हेन हैरी मेट शैली, द प्रिंसेस ब्राइड, अ फ्यू गुड मैन जैसी क्लासिक फिल्मों के निर्देशक थे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर राय रखने वाले व्यक्ति भी थे और ट्रंप के मुखर आलोचक थे। अल जजीरा इस बात की भी आलोचनात्मक चर्चा करता है कि ट्रंप ने इस मौत को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, जिसे दोनों दलों के नेताओं ने अनुचित और असंवेदनशील बताया। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है, ये मामला किसी राजनीतिक बहस से ज्यादा एक टूटे हुए परिवार, नशे की बीमारी और उसके भयावह नतीजों की कहानी है, जिसे सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ देखा जाना चाहिए। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में केरल के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की एक अहम झलक के रूप में देखा गया। अखबार का कहना है, इन नतीजों ने कांग्रेस नीति यूडीएफ को मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर दी है और उसे विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया है। लेकिन इसे यूडीएफ की लहर कहना जल्दबाजी होगी। असल में ये परिणाम ज्यादातर वाम मोर्चे के खिलाफ बिखरे असंतोष के कुछ इलाकों में एकजुट हो जाने का संकेत देते हैं। मध्य केरल के कोट्टयम, इडुक्की और एर्नाकुलम जैसे जिलों में पारंपरिक रूप से वाम विरोधी कैथोलिक ईसाई मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा यूडीएफ के पक्ष में आया, जबकि उत्तर के मलप्पुरम में आईयूएमएल के जोरदार प्रदर्शन ने गठबंधन को मजबूती दी। संपादकीय बताता है, वाम द्वारा कांग्रेस और आईयूएमएल पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से गुपचुप तालमेल के आरोपों ने भी इस ध्रुवीकरण को तेज किया हो सकता है। वहीं कोल्लम और पतनमथिट्टा में वाम का अपने पारंपरिक एजवा हिंदू वोट आधार को बचाने का प्रयास उल्टा पड़ गया, जिसका फायदा भी यूडीएफ को मिला। अखबार ये भी रेखांकित करता है, इन नतीजों में भाजपा को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में उसकी जीत ये दिखाती है कि शहरी इलाकों में वो अपने चुनावी रणनीति के जरिए जगह बना रही है। हालांकि त्रिशूर जैसे इलाकों में उसके कमजोर प्रदर्शन से ये साफ है कि पार्टी की पकड़ अभी असमान है। कुल मिलाकर द हिंदू का निष्कर्ष ये है कि निकाय चुनावों में वाम की रक्षात्मक राजनीति और छोटे मुद्दों पर सिमटा अभियान उसकी कमजोरी बना, जिसका सबसे ज्यादा फायदा यूडीएफ को हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव तक अभी लंबा सफर है और इन नतीजों को चेतावनी और सबक तीनों मोर्चों के लिए के रूप में समझने की जरूरत है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's
Mike is not just a revolutionary idea.